वेलकम टू क्लास नंबर 3। एंशंट हिस्ट्री में आज अपने को देखना है मौर्यन एम्पायर को। तो पहले मगध वाला पार्ट पूरा कर लिया था, मौर्यन एम्पायर देखना है। इसके बाद जब इस एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था तो दो चीज़ें थी, एक तो ये वाली कुछ डायनेस्टीज आई थी और दूसरा ये वाली कुछ आई थी। जो पहली वाली पार्ट है इनको बोलते हैं नेटिव, मतलब देश के ही कहीं के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टीज वहाँ पे बना ली थी। या फिर और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये लोग बाहर से आए थे ना, इनको फॉरेन फॉरेन इन्वेडर्स बोल सकते हैं इस तरह से। तो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद दो तरह के अपने पास थे, एक तो नेटिव स्टेट्स थे और दूसरा था फॉरेन स्टेट्स। इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेंगे, प्लस इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे प्रीवियस ईयर में सवाल बनते रहते हैं, लगातार बनते हैं ना। अभी एंड में दिखाऊंगा भी कई सारे सवालों को, तो उसके पर्सपेक्टिव से अपने लिए फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब थे, लेकिन कुछ एक सवाल थे, मतलब कई सारे ऐसे सवाल थे जो कि टारगेट किए जा सकते हैं कि इस टॉपिक में से इस तरह के सवालों में ये वाले फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनका मैंने कंपाइलेशन बना रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पहले अपना मौर्यन एम्पायर, तो नंद डायनेस्टी अपनी आखिरी देखी थी मगध में, वहाँ उसके बाद अपना नेक्स्ट आया था मौर्यन एम्पायर। तो उसकी नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? चाणक्य ने, चाणक्य की हेल्प से। तो इतना पार्ट तो सबको पता है क्योंकि तमाम सारे सीरियल मूवी दुनियादारी सब बन चुकी है। उसके थोड़ा सा और अपने को फाइन ट्यून डिटेल्स देखनी है कि और क्या क्या सवाल इससे अपने बन सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर को। किसको ओवरथ्रो किया था? तो नंद डायनेस्टी को उन्होंने ओवरथ्रो किया था। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके कंटेम्प्ररी बहुत सारे लोग थे। अब फॉरेन के इन्वेडर्स थे कुछ, और बहुत सारी चीजें थी, तो उसको देख लेते हैं। उन्होंने मेजर इवेंट्स क्या थे उनकी लाइफ के? तो सेलेकस निक्टर को उन्होंने हराया था। अब ये सेलेकस निक्टर कौन था? जो अलेक्जेंडर था, जब वो देश छोड़ के वापस गया था तो उसने अपना जनरल बिठा के गया था, सेलेकस निक्टर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निक्टर को हराया था। अब इस टाइम पे इसी वाली चीज में दो से तीन इंपॉर्टेंट चीजें। जो सेलेकस निक्टर था उसने मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, है ना। तो ये उस समय थे, और जो इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने लिखी थी मैगस्थनीज ने, उसका नाम है इंडिका। तो इस एक लाइन में 3 से 4 जीएस के सवाल बन जाते हैं कि किसको हराया था, किसका जनरल था, कौन था जो उनके कोर्ट में आया था, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। तो 3 4 चीजें हैं जो यहाँ से अपने को जो एंशंट हिस्ट्री, वहां से अपने को बस फैक्ट्स और फिगर्स ही चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें राम कहानी अपने को उसमें नहीं देखनी है। दूसरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने रिलीजन कौन सा अपनाया था? तो उन्होंने जैनिज्म अपनाया था, और उनके जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु, जैन मुनि थे। तो इन्होंने जो पिछली क्लास में बात करी थी श्वेतांबर और दिगंबर वाली, तो ये दिगंबर वाले थे, और ये लोग साउथ में कहीं पर, ये जगह का नाम है श्रवण बेलगोला, वहां पर गए थे। तो उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। 3 4 चीजें हैं, किसको ओवरथ्रो किया था, किसको हराया था, तो उनके कोर्ट में कौन आया था, इन्होंने जो भेजा था तो मैगस्थनीस, उस मैगस्थनीस ने क्या इंपॉर्टेंट किताब थी तो वो इंडिका लिखी थी। फिर कौन सा धर्म इन्होंने आखिरी में अपनाया था? जैनिज्म। इनके गुरु कौन थे? तो भद्रभाव। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिन पे बहुत सारे सवाल जब आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करोगे तो मिलते जाएंगे। और एक्स्ट्रा इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप बुक से एक बार रिफर करते चलना। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आप देख रहे हो, बुक से उसकी सपोर्टिंग थ्योरी थोड़ी थोड़ी आपको मिलती जाएगी। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटे थे, वो थे बिंदुसार। अब यहाँ पर दो नाम है, एक बिंबिसार और एक बिंदुसार, ये दोनों अलग अलग है ना। जो हरंग की डायनेस्टी थी स्टार्टिंग वाली, जो मगध डायनेस्टी थी, वहां पे थे बिंबिसार, और यहाँ पे जो मौर्य डायनेस्टी है वहां पर है बिंदुसार। क्योंकि 3 से 4 सवाल मैंने देखे हैं जहां पे ऑप्शन में इन दोनों का नाम लिखा हुआ है, बिंदुसार भी बिंबिसार भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नाम एक जैसा है तो हो जाता है अगर ध्यान ना दिया हो पहले से तो बिंदुसार थे जिन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे, उन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर को संभाला था। अब इनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो इन दोनों की पर्सनैलिटी की छाव में बिंदुसार कहीं पे छुप गए। खैर,
तो इनके टाइम पे जो एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर, वो आए थे, इसको पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करें, दिमाकोस करके, जो भी नाम है ना, अपने हिसाब से इसको देख लेना। उन्होंने कोर्ट विजिट किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वहाँ पे मेगास्थनीस आए थे, बिंदुसार के टाइम पर ये आए थे। कई बार एम्बेसडर वो पूछते हैं कि इनके कोर्ट में कौन एम्बेसडर था, उनकी क्या इंपॉर्टेंट जो किताब या कुछ भी उनकी राइटिंग थी वो क्या थी, इस तरह से। इन्होंने किंगडम वगैरह को एक्सपांड किया था फर्दर, पेनिनसुलर रीजन में ये लोग बिंदुसार लेके गए थे। और दो फैक्ट और हैं तक्षशिला और उज्जैन को लेकर। इनके दो बेटे थे, उसमें से जो सबसे बड़े थे वो थे सुमाना और अशोक। मतलब बेटे तो उनके बहुत सारे थे, पर जो सबसे बड़े थे उनको इन्होंने तक्षशिला भेजा था, और जो अशोक थे उनको इन्होंने उज्जैन में भेजा था। और ये वाले से प्रीवियस ईयर में सवाल भी बना हुआ है। तो दो चीजें हो गई, तक्षशिला और उज्जैन, कौन गया था? सुमन जो थे वो तक्षशिला भेजे गए थे, अशोक जो थे वो उज्जैन भेजे गए थे। तो यहां तक अपना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार। नेक्स्ट अब आएंगे यहाँ पे अशोक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे हैं, और भरा पड़ा है प्रीवियस ईयर इनसे रिलेटेड सवालों से। फॉर द फर्स्ट 8 years अशोका रूल्ड लाइक अ क्रूअल किंग। मतलब इनिशियली अशोक जो थे बहुत क्रूअल थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेनोवलेंट टाइप के नहीं थे, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। चेंज कब आया उनकी लाइफ में? जब कलिंग वॉर के बाद। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आ जाता है वो होता है कलिंग वॉर। उसका टाइम कई बार पूछा जा सकता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब इस कलिंग वॉर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो मेजर रॉक एडिक्ट्स। इन्होंने बहुत सारे अपने स्तंभ वगैरह अलग अलग जगह पर लगाए थे, तो 14 तो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, उसके अलावा भी तमाम सारे थे। उसमें जो 13th वाला था वहां से हमें इस कलिंग वॉर के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग वॉर इंपॉर्टेंट इवेंट, टाइम उसका इंपॉर्टेंट इवेंट, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट से। तीन चीजें यहाँ पे अपने लिए एक साथ हो गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट बुद्धिज्म को अपनाया था। इनके पिताजी जो ऊपर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो गए थे जैनिज्म में, ये गए थे बुद्धिज्म में। और इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने किया था? तो उपागुप्त। ये जो भी उस समय बुद्धिज्म के गुरु या जो भी रहे होंगे, इन्होंने अशोक को बुद्धिज्म में लाए थे, कन्वर्ट किया था। इस पर सवाल बनता है। तो उन लोगों का रिलीजन वगैरह से बहुत, प्रीवियस हिस्ट्री पूरी देखो तो पूरी भरी पड़ी है, ये कौन से रिलीजन के थे, वो किस में थे, कौन किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, इसलिए लिख रखा है। सांची स्तूप के बारे में सबको पता है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी इनके इंस्क्रिप्शंस थे, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वो प्राकृत में लिखे होते थे, कुछ ग्रीक में होते थे, कुछ अरमानिक में होते थे। तो डिपेंड करता है किस रीजन में वो बताना चाह रहे हैं। प्राकृत जो है उस समय की कॉमन टंग हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादातर प्राकृत में मिलेंगे। फिर जो ऊपर अपने नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट और ग्रीक और ये सारी चीज़ें मिलती थी, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उसी तरफ से आए थे, तो कल्चर में मिक्स वहाँ पे ज़्यादा था। इसलिए वहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी या जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज थी, उस हिसाब से वो अपना चीज़ें इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे पुट अप करते थे। अब मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट, जो भी उनके अशोकन एडिक्ट हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। तो ये नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट को डेसिफर किसने किया था, वो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। और कब कितने टाइम में, 1837 है ना, इस ईयर के आसपास उन्होंने इसको डेसिफर किया था उस स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ज़्यादातर उनके जो इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स थे वो थे, उसको किसने डेसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। और किस ईयर में? तो लगभग इतने में। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, पूरे आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। तो जीएस की क्लास में अपने लिए बस ये सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, अगर ये इस टॉपिक की बात करें तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हैं, ये वाले फैक्ट्स हैं। अब ये वाले फैक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं सब 2-2.5 हज़ार साल पहले की हो रही थी, कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लिमिटेड जानकारी है उस टाइम की अपने पास। तो लिमिटेड में भी जो काम की जानकारी है वो सारी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो अपने को बस वही देखना है, और इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उतरना। एक किताब जीएस के रिफर करना है बस, मोर देन इनफ। अगर इसमें ज़्यादा इसके समुद्र में कूदे तो फिर डूब ही जाएंगे। फिर लास्ट मॉडर्न किंग जो थे वो थे प्रियदत्त। इनको मारने के बाद फिर नई डायनेस्टी शुरू हो गई थी। तो इनको किसने मारा था? उन्हीं का जनरल था पुष्यमित्र सुंग, उसी ने इनको मार के अपनी नई डायनेस्टी शुरू कर दी थी। तो मौर्यन जो डायनेस्टी थी उसका अब यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद फिर जो पूरा एम्पायर था वो बढ़ता चला गया।
बाहर के जो इन्वेडर्स थे वो आने लगे, अंदर के जो लोग थे वो लोग अपने रिबेलियस हो गए, उन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टीज ये सब कुछ शुरू कर दी। तो अशोका के बाद और भी बहुत सारे तमाम किंग थे। आखिरी जो थे वो थे बृहदत्त। इनको मारने के बाद नई जो डायनेस्टी थी वो शुंग डायनेस्टी अपनी शुरू हुई थी। अशोक से रिलेटेड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद करना ही है ना, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट फिर जो आखिरी मौर्य एम्पायर था उसके किंग को हरा के शुंग डायनेस्टी अपनी बनी थी। तो शुंग डायनेस्टी को किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आखिरी किंग को मारा था। अब इनका जो रीजन था वो मेन, ये लोग विदिशा मध्य प्रदेश के थे, और बाद में इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, अच्छा मौर्यंस की कैपिटल कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र, करेक्ट। जब पुष्यमित्र शुंग बने तो इन्होंने फिर जो है अपना जो भी राजपाट था वो विदिशा मध्य प्रदेश से फिर ये संभालते थे। अब इस शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पता होनी चाहिए कि इसी डायनेस्टी में जो पुष्यमित्र शुंग थे इसके वंशज थे अग्निमित्र करके। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि कालिदास ने उनके ऊपर पूरा एक नॉवल काइंड ऑफ लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। तो एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा इन्होंने जो है वो अपना ड्रामा कह सकते हैं, जो अपना नॉवेल था वो लिखा था, किसने लिखा था, क्योंकि कालिदास तो अपने आप में फेमस है, और किसके ऊपर बनाया था? तो इनके ऊपर बनाया था। ठीक। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर, यहाँ पे एम्बेसडर की बात करें तो हेलियोडोरस करके आए थे। वो विदिशा विजिट किए थे और उन्होंने वहां पे एक हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है, एक पिलर है, वो उन्होंने वहां पे स्तंभ को खड़ा किया था उनके रिस्पेक्ट में, जो वहां के राजा थे शुंग डायनेस्टी के, उनके रिस्पेक्ट में। तो हेलियोडोरस थे, वो आए थे। कब आए थे? फिफ्थ शुंग किंग, जो भी हो उनका नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और उन्होंने एक पिलर स्थापित किया था विदिशा के पास, वो आज भी पिलर आज भी है। तो अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से एम्बेसडर आए थे, उन्होंने क्या किया था ना। जैसे ऊपर थे अपने जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने इंडिका किताब लिखी थी, किसके कोर्ट में आए थे वो अपने को पता होना चाहिए। हेलियोडोरस आ रहा है तो ये किसके कोर्ट में थे और इनका क्या इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा, अगर ये शुंग डायनेस्टी की बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग थे ये माने जाते हैं कि ये लोग ब्राह्मण क्लास के थे, तो इस वजह से ये लोग बुद्धिज्म या बाकी के जो रिलीजन थे उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। ये अपने रिलीजन को और ज़्यादा अपने आगे प्रसार प्रसार करना चाहते थे। इसी वजह से इनके टाइम पे हिंदू कल्चर हुआ या फिर संस्कृत लैंग्वेज हुई। कॉमन टंग उस समय होती थी प्राकृत, ना कि संस्कृत। तो ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते थे ना। भगवतिज्म जो अपना पूजा पाठ, आइडल वर्शिप, ये सारी चीज़ जो भी हिंदू कल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी वो शुंग डायनेस्टी के बाद से इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया बजाय दूसरे रिलीजन के। तो इसके पहले जो राजा थे ज़्यादातर वो लोग जैनिज्म या बुद्धिज्म की तरफ जाते थे। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे आ जाती है पतंजलि, जिनको संस्कृत का ग्रामेरियन माना जाता है। तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, ज़्यादातर पुष्यमित्र शुंग के आसपास इसके कंटेम्प्रेरी थे वो। दूसरा एक जरूरी चीज़ हो जाती है मनुस्मृति, जो अपने हिंदू लॉ बुक कहा जाता है। मनुस्मृति आई थिंक पहली क्लास में भी रेफर किया था मैंने कि ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है मनुस्मृति, ये लॉ बुक है, हिंदू रीति रिवाज इससे संबंधित ये किताब थी। इसी के हिसाब से जो अपनी चार वर्ण बने हैं वो इसी की देन है। तो ये जो है इन्हीं के शुंग डायनेस्टी के टाइम पर ही उसका कंपाइलेशन हुआ था। तो मनुस्मृति यहाँ पे अपना रेफरेंस आ गया, पतंजलि संस्कृत के जो ग्रामेरियन थे उनका यहाँ पे रेफरेंस आ गया। हेलियोडोरस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से उनके अपने एम्बेसडर थे। अग्निमित्र क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि कालिदास ने उनके ऊपर एक पूरा नॉवेल लिख दिया था इसलिए। दूसरा, प्लेस विदिशा, जितना मगध वगध एम्पायर चल रहा था सब कुछ जो है वो पाटलिपुत्र के आसपास घूम रहा था ना, कभी राजगीर चला जाता, कभी पाटलिपुत्र चला जाता, लेकिन ये एकदम ऑफ ट्रैक आ गया था बिल्कुल, विदिशा बहुत दूर उससे। शुंग डायनेस्टी की बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर आता है कांव्य डायनेस्टी। कांव्य डायनेस्टी में अगेन देवभूति जो थे वो लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के, और उनका भी मर्डर करके सब कुछ एकदम मार काट चल रही है। उधर मौर्य एम्पायर वाले को निपटाया, शुंग आ गया, शुंग वाले को निपटाया, कांव्य आ गया, ऐसे ही चलता रहता था पहले से। तो जो मिनिस्टर थे आखिरी शुंग डायनेस्टी के जो राजा थे देवभूति, तो मिनिस्टर का नाम था वासुदेव। इन वासुदेव ने ही इनको मार कर अपनी कांव्य डायनेस्टी शुरू करी थी। अब इनका बहुत ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन है नहीं, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या किया कहें कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल भी नहीं पूछी जाती। बस ये पूछा जा सकता है कि जो काव्य डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे, तो अपने को नाम पता होना चाहिए, वासुदेव थे। या फिर उन्होंने किसे मारा था, किस डायनेस्टी के पर्सन को मारा था, तो शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था उसको मारा था। और इसके बाद जो अपना काव्य डायनेस्टी था, इसके बाद आए थे अपने सतावनास। अब ये जो शुंग डायनेस्टी है, काव्य डायनेस्टी है, सतावना डायनेस्टी है, ये सब क्या है, नेटिव है ना, नेटिव मतलब देश के ही लोग थे, उसी समय के अपने मतलब रीजन के ही लोग थे, जिन्होंने अपना मार मूर के अपना राजपाट हथिया लिया था। तो ये तो नेटिव हुए, जो अपने देश के ही लोग सब कुछ कर रहे थे। देश उस समय देश क्या था, रीजन होते थे ना, सब बटा हुआ रहता था। और बाहर के जो दूसरे लोग आते थे वो उनको फॉरेन्स कहते थे, तो इंडो ग्रीक हो सकते हैं, साका जो थे वो बाहर के थे। और अपने एक और है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, नीचे देखने को मिलेगा। कौन सा? हुन डायनेस्टी। हुन से पहले एक और थे, कनिष्क जिसके राजा थे। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि कुशना 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 डायनेस्टी, करेक्ट। तो फिर अपने आए सतावना। सतावना के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसका फाउंडर कौन थे, तो सिमुक। इस पर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे सवाल बना भी हुआ है। तो सिमुक थे सतावना डायनेस्टी के फाउंडर। और इनका जो रीजन था वो ज्यादातर कहाँ पे था, कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास का रीजन था। तो महाराष्ट्र है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पार्ट है, इधर थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, ये सारा जितना रीजन था, नीचे अपना कर्नाटका, ये सारी चीजें इस रीजन के आसपास था सतावना डायनेस्टी। अब उस समय बहुत ज़्यादा क्लियर डिमार्केशन तो होता नहीं था, तो मोटे मोटे तौर पे, फौरी तौर पे इस चीज़ों को बताया जा सकता है। अब इस डायनेस्टी के पर्टिकुलर जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल राजा माना जाता है वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। उनका टाइम पीरियड ये है, और उन्होंने साकास को हराया था, जो उस समय के ग्रीक्स थे, अजीब सा नाम है, उनको हराया था। और पारिथन्स करके जो भी ट्राइब्स थी या जो भी उस समय की डायनेस्टीज थी, उनको हराया था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सतावना डायनेस्टी के थे, उसके एक बहुत पावरफुल किंग माने जाते हैं। हर डायनेस्टी में कोई ना कोई एक दो पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिन पे सवाल अपने बनते रहते हैं। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी एक हो गया। दूसरा फाउंडर पूछ लिया जाता है तो सिमुक, सतावना डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक। ऊपर जो तीन देखे वो अपने हो गए सारे नेटिव, अंदर अंदर के जो लोग थे। अब जो बाहर से लोग आए थे ना, इन्वेडर्स उनको कह सकते हैं, जो अपना जो मॉडर्न डायनेस्टी वीक हो गया था, तो जितने रीजन्स वो लोग ले पाते थे अपने अपने हिसाब से ले चुके थे। अब इंडो ग्रीस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने को देखना है कि ये लोग फर्स्ट रूलर्स थे, पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू करना शुरू किया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इंडो ग्रीक से रिलेटेड पहला पॉइंट। दूसरा, इसके जो फेमस थे, सबसे फेमस किंग थे वो, उनको मैनांदर या फिर हिंदी में कई बार मिलिंद करके तमाम जगह देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ है मिलिंद। तो मिनांदर या फिर मिलिंद के नाम से इनको कई बार रेफर किया जाता है। इनका जो कैपिटल था वो लगभग सियालकोट के आसपास था, पंजाब में। और ये बुद्धिज्म इन्होंने अपना लिया था। इनको कन्वर्ट किसने कराया था, नागसेना ने। नागसेना पर भी डेफिनेटली सवाल बना हुआ है। तो जो मिलिंद थे, जो इंडो ग्रीक रूलर थे, इसके इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। किसने कन्वर्ट किया था, तो नागसेना ने किया था। दूसरा, इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे लिए, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे अपने देश में पहली बार। ये बात हुई अपनी इंडो ग्रीक्स की। नेक्स्ट है साकास। शाकास, साकास, जैसे अलग अलग कई जगह एस नहीं, एच नहीं लिखा होता, उसमें साकास लिखा रहता है, तो एक ही बात है, दोनों एक ही। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे रुद्रमन। अब हैं ये बाहर के, लेकिन नाम देखोगे थोड़े से इंडियन जैसे लगते हैं इसमें। तो वो लोग आने के बाद भी जो नाम वगैरह थे, कई बार यहाँ के इंडिजिनस नाम उन्होंने अपना लिए थे। इनसे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि साका के जो बहुत फेमस पावरफुल रूलर थे वो थे रुद्रमन। दूसरा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, सुदर्शन लेक है काठियावाड़ रीजन में, उसको इन्होंने रिपेयर कराया था। उस समय उसको बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। दूसरा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, उसको भी इन्होंने बनाया था, रुद्रमन ने। उन्होंने सतावना डायनेस्टी जो है, जिसके ऊपर अभी बात करी थी, उसको 2 बार हराया था। विक्रमादित्य उस समय जो उज्जैन के किंग थे, वही एकमात्र थे जिन्होंने शाकास को हराया था। तो विक्रमादित्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं से फिर विक्रम एरा की भी शुरुआत हुई थी।
ओके, यहाँ पे लिख भी दिया है ना, विक्रम संवत। विक्रम संवत की स्टार्ट हुई थी 57 बिफोर क्राइस्ट। ये वाला थोड़ा सा फिगर इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत कब से शुरू होता है? 57 बिफोर क्राइस्ट से। एक और ऐसा एरा आता है, वो कौन सा है? साका एरा है ना, वो एडी में होता है, करेक्ट। वही अपने जो इंडियन गवर्नमेंट के जो अपने जो भी अपने ये निकलते हैं गैजेट वगैरह निकलते हैं, उसमें हर जगह वो रेफरेंस में आता है ना, साका एरा करके लिखा रहता है वो। तो पहला जो अपना कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ है वो है विक्रम संवत, और दूसरा साका एरा। और इसमें देखें तो लास्ट पॉइंट है कि जो पार्थियंस थे, कुछ उस समय की डायनेस्टीज थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके फेमस किंग थे ये। और रिलीजन वाइज क्या इंपॉर्टेंट हुआ उस समय कि क्रिश्चियनिटी अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई जब सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे। तो बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, हिंदुज़्म हो गया शुंग डायनेस्टी के लिए। और यहाँ पर जो अपनी शाखा है वहाँ से लगभग क्रिश्चियनिटी जो है वो अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, या फैलना उन्होंने शुरू किया था। किसकी वजह से? सेंट थॉमस। इनके आने के बाद यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा फेमस करके कह सकते हैं कि फेम मिला। तो रिलीजन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा बस ये थोड़ा सा लिंक अपने को करना पड़ता है कि कौन किसके कंटेम्प्रेरी था, किसके कार्यकाल में क्या चीज़ें हुई। तो इनके कार्यकाल में शाकाज में देखें तो क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया में उसका प्रसार शुरू हुआ था। ये बात हुई शाकाज की। फिर इसमें थे कुशनास। अब कुशनास में एक ही किंग है जिसके बारे में हर की जगह बात होती है, वो है अपना कनिष्क। कनिष्क को सेकंड अशोका भी माना जाता है। और एक सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है कनिष्क की बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। कौन सी काउंसिल करवाई थी कनिष्क ने? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट, दोनों फिगर आप करेक्ट है ना। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कनिष्क ने कराई थी, और समवेयर कश्मीर रीजन के आसपास जगह थी। तो ये सबसे ग्रेट रूलर थे कुशना डायनेस्टी के कनिष्क। इन्हीं की वजह से साका एरा की शुरुआत हुई थी, जिसका टाइम फ्रेम लगभग AD 78 है। तो एक तो विक्रम संवत हो गया बिफोर क्राइस्ट 57, और दूसरा साका एरा AD 78। ये लोग फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस कराया था वाइड स्केल पे। अब ये पहले रूलर रूलर नहीं थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कराया था इंडो ग्रीक्स ने। पर इन्होंने उसका प्रचार, मतलब गोल्ड कॉइन को ज़्यादा फैलाया था, मतलब उसका कॉमन उसको बनाया था। दूसरा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट था आर्ट की फील्ड में, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इस तरह की कई बार आप रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत इन्होंने सपोर्ट किया था। इस तरह का जो आर्टिस्टिक वर्क था उसको ये बहुत सपोर्ट करते थे। और दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ, वो तो उस पर बात हो गई। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मौर्यन एम्पायर को देखा, शुंग डायनेस्टी आई, उसके बाद अपने नेटिव वाले थे, और फिर उस तरफ थे अपने जो फॉरेन स्टेट के लोग थे। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस दिखते हैं वो अब करते चलते हैं। 73, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनम पियदासी? इस नाम से किस किंग को बुलाया जाता था? करेक्ट, अशोक को, है ना। अशोक को इस नाम से बुलाया जाता था, देवनम पियादासी के नाम से। मॉडर्न डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर, कलिंग वॉर अगेन रेफरेंस आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, किस साल में हुई थी? 261 बिफोर क्राइस्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली ना। तो इसलिए वो अपने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे देखो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो इसी तरह के दिखते हैं अपने को। नेक्स्ट, विच इवेंट बॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? ये तो आसान हो गया, सबको पता है, क्योंकि अशोक बहुत मूवी वूवी सब बन चुकी हैं, तो सबको पता है, कलिंग वॉर, है ना। तो इसमें तो कोई तो नो ब्रेनर है अपने लिए। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, किसने उनको कन्वर्ट कराया था? उपागुप्त ने कराया था, एग्जैक्टली exactly। ये ऊपर अपने थ्योरी में भी लिखा था। ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट, मेगास्थनीस। मेगास्थनीस एम्बेसडर थे, किसने भेजा था? सिलेकस निक्टर ने भेजा था। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, इसके राइटर कौन थे? कौटिल्य, करेक्ट, चाणक्य थे। एक और किताब नाम याद आ रही इससे रिलेटेड, मुद्रा राक्षस, उसके लेखक कौन थे? विशाखदत्त, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। सेलेकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय, तो सिंपल हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, करेक्ट।
आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर, सिलेकस निकेटर को वो जनरल अपना नियुक्त करके गए थे, बिल्कुल सही। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? मैगस्थनीज, मैगस्थनीज ना, ह्यून सेंग, ये लोग तो बहुत बाद में आए थे, दूसरे राजाओं के कोर्ट में ये लोग एम्बेसडर या फिर आर्टिस्टिक वर्क में आए थे। मैगस्थनीज पहले। विजिट मतलब यहाँ पे विजिट से कहने का मतलब है कि जो अपना काइंड ऑफ एम्बेसडर की उस रोल के हिसाब से ना, इन्वेडर्स के हिसाब से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास? मौर्यास के बाद कौन आया? पुष्यमित्र सुंग ने अपनी खुद की डायनेस्टी शुरू करी थी आखिरी मौर्य किंग को मारकर, शुंग आए थे। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर द इंडिया एंड सेलोन बाय, ये सेलोन जो है आज के श्रीलंका को बोला जाता है, मतलब उस समय सेलोन बोलते थे उसको। धर्म महात्मा, महात्मा या जो भी है उनको भेजकर वो अपने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते थे। ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ, कंटेम्प्ररी किसके? समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, तो आपने अभी बताया था ऊपर है ना, पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही। हु टुक द थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसार, सी है ना, देखो ऑप्शन में आ ही गया बिंबिसार। बिंबिसार थे हरंग के डायनेस्टी वाले, इनका मौर्य से कोई लेना देना नहीं था। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन बाय, सिल्क रूट इंपॉर्टेंट है उस समय के जो जैसे चाइनीज जो काउंटर पार्ट थे उस समय, तो बहुत ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी चलती थी, तो सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। और सिल्क रूट को उस समय कौन जो है कंट्रोल कर पाता था उस समय, उस रीजन के जो थे, तो कनिष्क थे, जो टॉप रीजन तक्षशिला और उस एरिया में थे, तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? साका एरा का रेफरेंस आ गया, कनिष्क ने किया था। ईयर क्या है? 78 एडी, करेक्ट। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन्स। जो कुशन्स थे उन्होंने तो उसका और एक्सटेंसिव उसका यूज करना शुरू किया था। विथ whom इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, रुद्रामन, पता नहीं क्या नाम है, रुद्रदमन, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये किस उसके थे अपने डायनेस्टी? शाकास, करेक्ट, शाकास, करेक्ट। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ, कुशना पीरियड का ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट किसे बोल सकते हैं? आर्ट, आर्ट है ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया था, तो आर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, अचीवमेंट उनके टाइम पे। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक किसके कंटेम्पररी थे? कनिष्क, करेक्ट है। पता था कि तुक्का मार रहे हो। हाँ, ऊपर उसमें थ्योरी में मेंशन नहीं था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो आते रहते हैं कि जैसे आगे देख के चलेंगे तो 9 जेम्स कौन थे फलाने किंग के, तो बहुत सारे लोग इनके साथ एसोसिएट होते रहते हैं। हु इज कॉल्ड एज द सेकंड अशोका? सेकंड अशोका के नाम से कौन फेमस है? कनिष्क, कनिष्क, बिल्कुल सही। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतावना एम्पायर? हाँ ना, कान्हा और हाला से तो कोई लेना देना नहीं है, सिमुक और गौतमी पुत्र सत्कारनी, ये दोनों सतावना के थे, लेकिन फाउंडर थे सिमुक, और जो सबसे पावरफुल किंग थे वो थे गौतमी पुत्र सत्कारनी। चलो, ये था अपना लास्ट। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं इसमें, अगर टॉपिक वाइज की अपन बात करें तो वो फैक्ट्स और फिगर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन है, कोई पर्टिकुलर वॉर है या कुछ है तो किस टाइम पीरियड में हुआ था, फॉरेन के जिन लोगों से अपना इंटरेक्शन था यहाँ के राजाओं के, वो कौन थे, उनका अचीवमेंट क्या था, कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। ठीक है।